नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो में देखेंगे जीएस पार्ट में आपके जितने हिस्ट्री, जियोग्राफी के, साइंस के अलग से वीडियो में बना दिया हूँ कि किस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं और किस बुक से, तो आप देख लीजिएगा। उसका लिंक मिल जाएगा, इसे कमेंट में पिन कर दूँगा। इसमें देख लेते हैं बाकी के आपके जीएस के, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए कि क्या पढ़ना है। ज़्यादा भटकेंगे तो फिर वैसे भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। आपको केवल एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। आपको पता है सिलेक्शन चाहिए, नंबर कम रहे ज़्यादा रहे उससे ज़्यादा मायने नहीं रखता है। सिलेक्शन मिलना चाहिए, सैलरी सबको बराबर मिलता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। देखिए, ये है आपका हिस्ट्री का। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा यानी कि इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका क्वेश्चन जो है आंसर है, कई लोग गलत लगाए थे, मैं भी गलत ही लगाया था। तो यहाँ देख सकते हैं ये एनसीईआरटी है, क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। यहाँ साफ साफ दिया है कि न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे थे। तो ये जो जुलूस था जिसमें गांधी जी नेतृत्व कर रहे थे, ये कहाँ था? तो न्यू कैसल से ट्रांसवाल, इसका ऑप्शन सी था। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नहीं डिस्कस करेंगे, यहाँ पे केवल ये देखेंगे कि ये किस चैप्टर से आया हुआ है ये और किस बुक से आया हो। तो यहाँ देख सकते हैं, हिंदी में देखना चाहें तो भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर का नाम है, कक्षा 10 का एनसीईआरटी का है ये। वहीं देखें, ये दिया है प्राचीन भारतीय धातु कर्म का आश्चर्य लौह स्तंभ स्थित है, कहाँ स्थित है? तो है तो दिल्ली में, लेकिन अगर बात करें किस बुक से है तो ये देख सकते हैं, ये कक्षा 10 का एनसीईआरटी है साइंस का। यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं ये कहाँ है। तो ये दिल्ली में लौह स्तंभ है, किसके? कुतुब मीनार के नज़दीक ये बनाया गया है। आप देख सकते हैं डायग्राम। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई? ये चूँकि आप देख रहे हैं जो लिखा हुआ है, तो इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, जो कि इसका जो हिस्ट्री सेक्शन है उसका पार्ट 1 आ गया है। सभी जल्दी कंप्लीट कर दिया जाए उसका, जितने भी पार्ट बचे हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हूँ ये। तो ये देख सकते हैं 1 नवंबर, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। या इसके लिए बीपीएससी घटना चक्र पूर्वावलोकन जो आता है वो ले लीजिएगा। इसमें जितने बीपीएससी द्वारा कराए गए एग्जाम्स हैं उसका क्वेश्चंस वहाँ में मिल जाएगा, तो उससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं ये 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी प्री में, सेम क्वेश्चन वही यहाँ भी पूछ दिया है, जो कि आपका TRE 2 का ये क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए बीपीएससी का जो घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है वो आप ले लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन मिल जाएंगे डायरेक्ट। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम के ने निर्धारित किया था कि, तो ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 10th का वही नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद जो चैप्टर है एनसीईआरटी का, उसी में देख सकते हैं 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन, इसी का नाम, दूसरा नाम है भारतीय उत्प्रवास अधिनियम का ही नाम इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट है। तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि इसके तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बागान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी। तो यही यहाँ पर भी दिया है, तो ये इसी से सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो यहाँ पे मुगल सम्राट का पूछा है कि उसने क्या घोषित किया था, जो नाना साहब थे। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ ये कक्षा 8 का एनसीईआरटी है। इसमें साफ साफ दिया है कि स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र, दत्तक मतलब गोद लिया हुआ पुत्र होता है, नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा, अब देखिए इतना ही करके यहाँ पे ऑप्शन नहीं लगाना है, आगे भी पढ़ना है। खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी इनको कहा जाता है, इनके तहत ये क्या रहेंगे? गवर्नर रहेंगे। गवर्नर कोई उप या नायब कहा जाता है, मतलब सहायक। तो यहाँ से देख सकते हैं ये कक्षा 8 के एनसीईआरटी से है। इसका ऑप्शन ए है, पेशवा ना लगाइएगा। पेशवा मतलब PM आज के समय जो होते हैं प्रधानमंत्री, उस समय पेशवा होते थे। ये चैप्टर का नाम है कक्षा 8 का, ये जब जनता बगावत करती है, ये चैप्टर का नाम है। ये वाला चैप्टर सर्च करें तो आपको इसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? मतलब किसने ये कहा था कि ये प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है? तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीटेड है, ये बीपीएससी 2022 का प्री एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं साफ साफ सेम क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? और देखिए एकदम सेम क्वेश्चन, लाइन भी चेंज नहीं है। यहाँ से आंसर तो ये था। अब ये देखिए, ये बीपीएससी टीआर 2 में भी आया, मतलब 2023 का। अब ये अगर इसके लिए बुक चाहें तो महेश कुमार वर्णवाल का बुक है, जो एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से आता है। वहाँ पे देख सकते हैं ये साफ साफ लिखा हुआ है। लुसेंट भी आप ले लेंगे तो लुसेंट से भी काम चल जाएगा।
उसमें भी ये क्वेश्चन मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है ये मिल जाएंगे लुसेंट में भी। तो आप लुसेंट रख लीजिएगा। लुसेंट तो सबके पास होता ही है, महेश कुमार वर्णवाल का आता है, वो आप रख सकते हैं। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको मतलब मिल जाएंगे ठीक ठाक। यदि केवल आपको 8 नंबर के लिए हिस्ट्री पढ़ना है, केवल 8 मार्क्स के लिए, मतलब मेन सब्जेक्ट आपका हिस्ट्री नहीं है, तो इतना से आपका काम चल जाएगा। ये बता भी देता हूँ लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह मतलब 1855-56। तो एग्जाम में 2 तरीके से पूछता है, 1855-56 डेट भी पूछ सकता है, या फिर आप देखिए आप संथाल विद्रोह कह रहा है किसके नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन दिया है तो इनमें से तो कोई नहीं होगा। ये टीआरई 2 का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं संथाल विद्रोह आपका क्लास 9th का SCERT है। अब SCERT आपको पता है बिहार में चलता है। चैप्टर का नाम है वन्य समाज और उपनिवेशवाद। यहाँ से आप देख सकते हैं संथाल विद्रोह के बारे में पूरा दिया हुआ है कि ये भागलपुर से राजमहल के बीच था। इसको दामन कुआ के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें चुलू संथाल के 4 पुत्र थे, सिद्धू, कान्हू, चांद भैरव। इनके द्वारा मतलब इनके नेतृत्व में हुआ था। क्यों हुआ था? तो ये अत्यधिक राजस्व वसूली कर रहे थे, जो अंग्रेज या फिर जो दिकू ये लोग कहते थे, जो मतलब गैर आदिवासी होते थे उनको, तो उनसे परेशान होकर इन्होंने विद्रोह किया था। तो यहाँ देख सकते हैं। अभी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि करों से रिलेटेड कौन विद्रोह था, तो यही था, संथाली था। देखिए क्वेश्चन आ गया भाई, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था? तो सेम वही है। तो ये था संथालियों द्वारा। कब? 1855-56 में। यहाँ से वही देख सकते हैं, ये पूरा नीचे दिया हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? काफ़ी क्वेश्चन ये रिपीट होता है। तो है तो सन्यासी। अब कहाँ से देखिए, ये 2022 का प्री का क्वेश्चन है, BPSC प्री का। यहाँ से देखिए सेम टू सेम दिया, आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सन्यासी का ही है। अब इसको पढ़ना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं लुसेंट का ये है, ये जो मैं कटिंग लगाया हूँ लुसेंट का है। यहाँ देख सकते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। अब जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लुसेंट में मिल जाएगा। यहाँ से सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय कहीं कहीं लिखा रहता है, आनंद मठ में किया था। ये बांग्ला भाषा का क्या है? तो उपन्यास है। कब लिखा गया था? 1882। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा, ताना भगत। तो यहाँ पे देखिए मैं क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आया हुआ है या कहाँ से ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। तो क्लास 9 का NCERT नहीं SCERT वन्य समाज और उपनिवेशवाद। यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा सीरियल नंबर से दिया हुआ है, कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। नोट्स में जो आपको शेयर किया था इस केवल इतना ही PPT, इतना ही PDF है केवल जनजातीय विद्रोह का। या आप ऐसे बना भी लीजिएगा, आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा पूरा। जो 9th का SCERT वन समाज और उपनिवेशवाद, यहीं पे आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा वहीं पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का है ताना भगत आंदोलन। फिर वही मतलब काफ़ी इससे रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चंस जितने आदिवासी आंदोलन है। तो यहाँ से वही सेम क्वेश्चन फिर से रिपीटेड, वही 9th का SCERT वन्य समाज और उपनिवेशवाद। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? तो यहाँ से देख सकते हैं ये है आपका लुसेंट। जितने भी पत्रिकाएं हैं और किसके द्वारा लिखा गया वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे कामरेड ये भी पूछता है, अब मतलब आया हुआ है TRE में। मोहम्मद अली, वंदे मातरम, अरविंद घोष, अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष, न्यू इंडिया, ये सभी जितने भी हैं ये सब स्वतंत्रता संग्राम के समय की लिखी हुई पत्रिकाएँ हैं। एनी बेसेंट न्यू इंडिया का है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी, इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद, अल हिलाल ये भी पूछा गया है। अबुल कलाम आज़ाद, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। तो यहाँ से क्या पूछा था? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा, तो यही हो गया अल हिलाल। तो ऐसे क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको लुसेंट से भी काफ़ी क्वेश्चन मिल जाएंगे। वंदे मातरम अभी ऊपर देख लिए हैं, डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। नील दर्पण का रहा कि किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है BPSC का 1997-98 में पूछा गया है प्री के एग्जाम में कि नील जो कृषक की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? सेम क्वेश्चन वही आ गया। अब ये लुसेंट में भी आपको मिल जाएगा नील दर्पण, वही वाले जो अभी ऊपर वाला PPT दिखाया था उसी वाले में चैप्टर में अभी नीचे दिया है। यहाँ से देख सकते हैं किसानों के हित में गांधी जी 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? राजेंद्र प्रसाद, बिरसा मुंडा, सत्यनारायण सिन्हा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 3 कट्ठिया पद्धति के विरुद्ध ये चल रहा था चंपारण किसानों का।
राजकुमार शुक्ल ने इनको आमंत्रित किया था, निमंत्रित किया था लखनऊ अधिवेशन से चंपारण आने के लिए। तो ये कौन कौन सहयोगी थे यहाँ पे दिया हुआ देखिए, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में है वही। इसके साथ साथ महादेव देसाई थे, JV कृपलानी थे, और बिहार के कुछ स्थानीय नेता भी थे, वो भी नाम पूछ देता है। ये आपका है कक्षा 8 का SCERT राष्ट्रीय आंदोलन 1885-1947 चैप्टर का नाम है। चलिए ये वही है। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे दिए चंपारण आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे, तो ये पूरा दे दिया, ये सभी लोग थे। बिहार के स्पेशल से ये लगभग पूछ दिया है। तो जब ये अब घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ें तो उसमें क्वेश्चन ऐसे सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व करता है, तो ये डफरिन ने किए थे। यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये आपका कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उनका मजाक किसने उड़ाया था, लॉर्ड डफरिन ने। ये आपका है महेश कुमार वर्णवाल का जो बुक है सार संग्रह, उसका है। ये लुसेंट में भी मिल जाएगा आपको सेम क्वेश्चन। अब देखिए ये, चलिए अब पूरा पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, मैं जल्दी जल्दी इसको दिखा देता हूँ। हिस्ट्री के मतलब ऐसे खोजेंगे तो बहुत मिल जाएगा प्रूफ तो। या अब थोड़ा जियोग्राफी के देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन के। इसलिए दिया है भारत देश के अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, मतलब किसके साथ अधिकतम जो है सीमा साझा करता है भारत। तो ये देख सकते हैं आप, महेश कुमार वर्णवाल के बुक है, लुसेंट में मिल जाएगा। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक है 4096 किलोमीटर बांग्ला सीमा का रेखा क्या नाम है, तो रेड क्लिफ बांग्लादेश के साथ भी जो सीमा है उसका भी है, और पाकिस्तान का जो साथ सीमा लगी है उसका भी है। कितने राज्यों से टच करता है, तो 5 राज्यों से, ये भी पूछ देता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपको महेश कुमार वर्णवाल का बुक जो है वहाँ से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन एक दिया है, किस अक्षांश पर किस रेखांक पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है, तो आपको बताया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये आपको मिल जाएगा महेश कुमार वर्णवाल में ही, आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री। एक और पूछता है कितने घंटा हम लोग टाइम जो है आगे, तो 5.5 घंटा। एक क्वेश्चन ये दिया है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो देखिए अब यहाँ पे कुछ लोग एवरेस्ट लगा देंगे जल्दी जल्दी में, लेकिन ये पूछा है भारत की, तो भारत में एवरेस्ट नहीं पड़ता है, एवरेस्ट पड़ता है नेपाल में। भारत का पूछा है तो K2 या काराकोरम या इसी को गार्डविन ऑस्टिन कहा जाता है, जो कि कितना है 8611 मीटर। तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चलिए और देख लेते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है उसको किस नाम से जाना जाता है, वो पूछा है। तो यहाँ देख सकते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन, ये लुसेंट का है। किसके किसके बीच पूछा है, तो सतलुज और काली के बीच, तो इसको कहा जाता है कुमायूं। ऐसे ही सिंधु और सतलुज के बीच जो है उसको पंजाब हिमालय, काली और तीस्ता के बीच जो है उसको नेपाल हिमालय, तीस्ता और दिहांग के बीच है उसे असम में हिमालय कहा जाता है। ये कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किससे कहा दिया जाता है, तो ये MS स्वामीनाथन है। तो यहाँ से देख सकते हैं ये आपको लुसेंट से ही मिल जाएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। कब हुआ था ये भी पूछ देता है एग्जाम में, तो यहाँ पर दिया है 1967-68 के आसपास हुआ था। कौन से फसल पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, तो ज़्यादा सबसे अधिक हुआ था गेहूँ, और अगर 2 दिया रहेगा तो गेहूँ चावल दिया रहेगा ऑप्शन में। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। अब ऑप्शन में दिया है खंदक प्रणाली, चेन प्रणाली, ड्रिप प्रणाली। तो अगर आप नाम नहीं सुनेंगे पहली बार तो फिर दिक्कत हो जाएगा, सोचेंगे ये क्या दे दिया। लेकिन ये देखिए ये आपका NCERT का, ये कक्षा 8 का NCERT पहला ही चैप्टर है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है ये। यहाँ से देखिए दिया है पारंपरिक तरीके कौन कौन है, तो मोट मतलब उसे गिरनी कहते हैं, चेन, पंप, ढेकली, रहट, ये सब पारंपरिक तरीके हैं। तो इसमें से ड्रिप जो है ये आधुनिक है। अब चलिए वो सब तो छोड़िए कितना आया था, अब आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ, सीधे पॉइंट पे आते हैं। आपको सबसे पहले लेना है PYQ, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं TRE के चाहे BPSC के वो। अब इसमें इसके लिए आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे आप घटना चक्र ले लीजिए या यूथ पब्लिकेशन का लीजिए या कोई भी बुक ले लीजिए जो मार्केट में अवेलेबल है, जो आपके पास पहले से है, तो कोई ज़रूरत नहीं है दूसरा लेने का। आपको पता है कि इसमें 5 सेक्शन है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर और मैथ। 5 सेक्शन से मिला के आपको 40 क्वेश्चन करना है, मतलब टोटल 8-8 क्वेश्चन रहेंगे पाँचों से। हिस्ट्री में केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, और मॉडर्न में भी ज़्यादातर इंडियन नेशनल मूवमेंट ये मतलब ज़्यादातर इसी से पढ़ना है, क्योंकि आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित। इसके लिए आपको ले लेना है घटना चक्र पूर्वावलोकन,
ये बीपीएससी का जो आता है वो ले लीजिए। इसमें से आप जितना मॉडर्न हिस्ट्री का है वो वाला पार्ट आपको पढ़ना है, पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। इसके साथ आप एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर, उसके बाद एससीईआरटी के कुछ चैप्टर। अब एनसीईआरटी एससीईआरटी का देखिए, एससीईआरटी में एक चैप्टर अभी मैं दिखा रहा था कक्षा 9 का, एक चैप्टर वो कक्षा 8 में मिल जाएगा। फिर एनसीईआरटी का भी एक चैप्टर कक्षा 8 में मिल जाएगा। 1 या 2 चैप्टर है, उसको मैं एनसीईआरटी वाले में जो कि हिस्ट्री का है उसको अलग से एक वीडियो बनाया हूँ, तो लिंक उसका भी मिल जाएगा कमेंट में, जो उसको पिन कर दूँगा, उसको देख लीजिएगा। हिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है एनसीईआरटी एससीईआरटी से। उसके साथ साथ लुसेंट अभी मैं बताया कि लुसेंट से भी काम हो जाएगा, और महेश कुमार वर्णवाल, ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। कोई भी एक यदि है आपके पास तो एक पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। लुसेंट तो आपके पास होगा ही। महेश कुमार वर्णवाल का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, वैसे मैं अपलोडेड किया हूँगा ज़रूर। टेलीग्राम का ये है, लिंक आपको कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। जितने भी पीडीएफ है सब वहाँ से मिल जाएगा। जियोग्राफी में आपको क्या करना है, जियोग्राफी में आपको वही बीपीएससी का घटना चक्र पूर्वावलोकन ले लीजिए। एनसीईआरटी एससीईआरटी देखिए डिटेल में उन लोगों को पढ़ना है जिनका सब्जेक्ट भी एनसीईआरटी है, मतलब वो जियोग्राफी है। जिनको केवल 8 नंबर के जियोग्राफी पढ़ना है तो वो घटना चक्र पूर्वावलोकन केवल पढ़िए, लुसेंट पढ़ लीजिए, और उसके साथ साथ महेश कुमार वर्णवाल से। इतना से आपका काम हो जाएगा 8 नंबर का। और कुछ जो आपको टॉपिक नहीं समझ में आया, जैसे अब नदी पहाड़ और ऐसे मृदा हो गया, तो उसका यूट्यूब पे ऐसे टॉपिक वाइज सर्च करके उसको देख लीजिए, एक बार काम हो जाएगा। साइंस के बाद क्या है, तो साइंस का लगभग 80% आपका एनसीईआरटी से मिल जाएगा क्वेश्चन। एनसीईआरटी कौन सा, तो 9 और 10 ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ 8 कवर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, 9-10 आपको एनसीईआरटी पूरा पढ़ना पड़ेगा कम से कम। इसके साथ साथ लुसेंट से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आप देख सकते हैं। और घटना चक्र पूर्वावलोकन देखिए, यहाँ पे साइंस का आता है, केवल साइंस का, ये 500 पेज का लगभग होता है, और लेकिन पूरा नहीं पढ़ना है। जो फैक्ट्स दिया रहता है हर चैप्टर के शुरुआत में, वो केवल आप देख लीजिए, टाइम मिले तो क्वेश्चन भी देख लीजिए, लेकिन फैक्ट्स देख लीजिए, 1-1, 1.5-1.5 पेज का होता है हर चैप्टर में। तो ये घटना चक्र का देखिए, ये बीपीएससी का घटना चक्र है। ये घटना चक्र साइंस का आता है केवल, इसमें सब रहता है, बीपीएससी यूपीएससी हर चीज़, जितने पीसीएस है सब। तो केवल फैक्ट वहाँ से देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जिनका साइंस सब्जेक्ट भी है, जैसे चाहे 6 to 8 में या फिर 9-10 का साइंस का देना है, तो उनके लिए आप ये भी ले लीजिए, डिस्ट्रिक्ट बुक। देखिए ये इसी के जैसा है, लुसेंट जैसा है, थोड़ा सा इसमें चित्रांकन वाला है, चित्र उत्र बना कर दिखाया, थोड़ा सा देखने में ठीक लगता है। बाकी तो इसमें घटना चक्र पूर्वावलोकन में आपको मिल जाएगा लगभग सब चीज़। अब देखिए करंट अफेयर कोई भी ईयरली बुक 1 साल का, 1 ईयर का पूरा जिसमें दिया हो, वो कब लेना है, तो वो एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले, बस अभी से नहीं। मंथली यूट्यूब वीडियो अभी से आप देखते रहिए जब तक एग्ज़ाम नहीं आया तब तक। जब एग्ज़ाम आ जाए, 1 महीना लगभग बचा रहे, तो आप ले लीजिएगा स्पीडी, एडुटेरिया, जो मन करे आपका, या पहले से कोई बुक पढ़ते होंगे तो वही वाला बुक खरीद लीजिएगा। सब सेम ही रहता है, अलग नहीं, क्योंकि कोई बुक बनाएगा तो ख़राब थोड़े बनाएगा, सब वही कॉपी पेस्ट करते हैं एक दूसरे का। जो पहले ला देगा उसी का दूसरा वाला कॉपी पेस्ट चालू कर देते हैं, तो ये होता है सिस्टम। तो इससे ज़्यादा घबराना नहीं है, कौन बुक लें कौन नहीं ले, आप कोई भी ले लीजिए, स्पीडी, एडुटेरिया, या फिर आप पहले से कोई पढ़ रहे हो तो वही। लेकिन अभी आपको केवल मंथली वीडियो देखना है, डेली वाला तो मुझे लगता है ज़्यादा फ़ायदा आपसे नहीं, मतलब उससे कोई ज़्यादा मतलब ही नहीं है, क्योंकि 8 क्वेश्चन के लिए आप डेली 2 घंटा देंगे तो कोई मतलब नहीं है। मंथली वाला डाउनलोड कर करके वही देखा कीजिए। मैथ का बात किया जाए, 8 नंबर इससे भी आना है। तो मैथ में देखिए, यहाँ पे मैं टॉपिक लिख दिया हूँ, ये इसी टॉपिक से अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं 8 नंबर का, जो जनरल पार्ट में, तो इसी से आए हैं। इतना आप कवर कर लीजिए। इसके लिए यदि आपको आता है बेसिक चीज़ तो आप केवल प्रैक्टिस कर लीजिए, PYQ ले लीजिए जितने TRE में आए हैं, और कोई बुक ले लीजिए जिनमें ये टॉपिक आपको कवर कर लेना है। पहले नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब से नंबर सिस्टम सर्च कीजिए, किसी का जिसका समझ में आता है उसका देख लीजिए, नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिए। परसेंटेज का, मेंसुरेशन और जियोमेट्री का इससे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, लगभग 4 क्वेश्चन इसी से मिला के आ जाएगा, मेंसुरेशन जियोमेट्री से। प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, रेशियो प्रोपोर्शन से 1, पॉलिनोमियल से 1 क्वेश्चन तक देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक आपको केवल इतना ही है, 6 टॉपिक लिखा हूँ, मतलब कुल मिला के देखा जाए तो इतने आप कवर कर लीजिए कहीं से, चाहे यूट्यूब से सर्च करके या नोट से, चाहे कोर्स लिए हो तो कोर्स से। बस इतना ही है आपका 40। अब 40 में कितना लाना है, तो लगभग आपको 30 के आसपास यदि आ जाता है तो काफ़ी बढ़िया है।
35-40 तो आएगा नहीं, मतलब आ सकता है कुछ लोग होंगे बहुत दूर अंदर, लेकिन नॉर्मल जो हम लोग जैसे इंसान है तो 28-30 तक आ जाए बहुत है, उतने में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। चलिए तो देखते रहिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।